हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मधु क्लासेस ऑफिशियली। आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल की यूनिट सेकंड एम्स एंड ऑब्जेक्टिव और मैथमेटिक्स टीचिंग। अब पहले हम मैथमेटिक्स टीचिंग्स के एम्स डिस्कस करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट डिस्कस करेंगे एंड लास्ट में हम देखेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, एम्स में एंड ऑब्जेक्टिव्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट सेकंड, एम ऑफ मैथमेटिकल टीचिंग, गणित शिक्षण के उद्देश्य। किसी विषय के उद्देश्यों का निर्धारण करते समय मुख्य रूप से ये राष्ट्र एवं समाज की आवश्यकताएं, विषय की प्रकृति, रीति रिवाज, परंपराएं तथा मूल्यों को विशेष महत्व दिया जाता है। अतः हम गणित के विभिन्न मूल्यों को ध्यान में रखते हुए यह गणित का अध्ययन करते हैं और इन विभिन्न मूल्यों की प्राप्ति ही गणित शिक्षण के उद्देश्य हैं। इस प्रकार गणित शिक्षण के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। फर्स्ट ऑफ, बौद्धिक उद्देश्य, प्रयोगात्मक उद्देश्य, अनुशासन संबंधी उद्देश्य, नैतिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, सांस्कृतिक उद्देश्य, सौंदर्यात्मक उद्देश्य, जीवोपार्जन संबंधी उद्देश्य, आनंद प्राप्ति एवं आकाश के सदुपयोग का उद्देश्य, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संबंधित उद्देश्य, अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्य। गणित शिक्षण के इन विभिन्न उद्देश्यों का विस्तृत विवरण नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन सभी का स्पष्टीकरण एवं व्याख्या गणित शिक्षण के मूल्यों के रूप में पूर्व अध्ययन में भलीभांति कर दिया है। इसलिए इनको यहाँ पर केवल सूचीबद्ध ही कर दिया गया है। अन्य शिक्षक शास्त्रियों एवं लेखकों ने गणित शिक्षण के इन विशेष उद्देश्यों को निम्न प्रकार से भी वर्गीकृत किया है। अब आप देखिए, शिक्षण के उद्देश्य हैं ये गणित शिक्षण के। अनुशासन संबंधी उद्देश्य, सांस्कृतिक उद्देश्य एंड उपयोगिता या प्रयोगात्मक उद्देश्य। देखेंगे कि उद्देश्य की प्राप्ति में गणित अध्यापक की क्या भूमिका रहती है। एम्स को पूरा करने के लिए गणित का टीचर क्या करता है, मैथ्स का टीचर। अब देखते हैं, गणित शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति में एक अध्यापक निम्न प्रकार से बालकों की सहायता प्रदान कर सकता है। गणित के इतिहास। नंबर 1, गणित के इतिहास तथा गणितज्ञों की जीवनी से बालकों को परिचित कराना, उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग कराना, मानसिक विकास के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करना, सूचनात्मक तथा क्रियात्मक अनुभव प्रदान करना, गणित के ज्ञान को दैनिक तथा व्यवहारिक जीवन से संबंधित ज्ञान प्राप्त करना, सहायक सामग्री को आवश्यकता अनुसार प्रयोग में लाना, सभी छात्रों के साथ निष्पक्ष प्रेम तथा सहानुभूति व्यवहार करना, लिखित कार्य के साथ साथ मौखिक और प्रायोगिक कार्य भी उचित स्थान से देना, दिए गए गृह कार्य एवं कक्षा कार्य की नियमित जांच करना, मूल्यांकन हेतु उचित एवं नवीन प्रविधियों का प्रयोग करना, छात्रों में स्वच्छता, स्पष्टता, नियमितता, कठिन परिश्रम, अनुशासन आदि गुणों का विकास करना। मैथ का टीचर सबसे पहले बच्चों को उसके मैथ्स का परिचय कराएगा, उसके इतिहास का वर्णन कराएगा। जैसे कि मेरी फर्स्ट वीडियो है हिस्ट्री ऑफ मैथ्स, मैंने मैथ्स पढ़ाने से पहले सबसे पहले उसकी हिस्ट्री डिस्कस करी थी। इसीलिए सबसे पहले मैथ्स पढ़ाने से पहले बच्चों को मैथ का इतिहास का वर्णन करना चाहिए। उसके बाद उसकी शिक्षण विधियों को प्रयोग में लाना चाहिए। बच्चे का मानसिक, शारीरिक और क्रियात्मक अनुभव का प्रदान करने के लिए, विकास करने के लिए यह अत्यंत जरूरी है और इसका उसको अवसर प्रदान कराना चाहिए। गणित में को उसके गणित पढ़ाते समय सहायक सामग्रियों का भी उपयोग करना चाहिए, जैसे कि चार्ट बनवाना है, मॉडल्स बनवाने हैं बच्चों के लिए, और डिबेट करवानी है बच्चों में। और फिर छात्रों के प्रति निष्पक्ष प्रेम, सहानुभूति होनी चाहिए। निष्पक्ष कोई भी निर्णय लो, निष्पक्ष लो, बच्चों को प्रेम से पढ़ाना चाहिए, उनके साथ में एक सिंपैथी व्यवहार करना चाहिए। और लिखित कार्य के साथ साथ बच्चों को मौखिक कार्य भी कराना चाहिए। होमवर्क और स्कूल का वर्क एंड होमवर्क बच्चों का अच्छे से चेक करना चाहिए, नियमित उस पर उचित दृष्टि बनाए रखना चाहिए, जिससे बच्चे का मानसिक विकास हो सके। अब हम इस शिक्षण के सामान्य उद्देश्य देखेंगे। एनसीईआरटी के दस्तावेज, गाइडलाइंस एवं सिलेबस फॉर सेकेंडरी स्टेज 1988 के अनुसार माध्यमिक स्तर पर गणित शिक्षण के निम्न उद्देश्य बताए गए हैं। छात्रों को गणित की शब्दावली, संकेतों, प्रत्यय, सिद्धांतों, प्रक्रिया आदि की जानकारी देना तथा समझने की योग्यता विकसित करना, बीजगणित के आधारभूत कौशलों का विकास करना, ज्यामिति तथा ड्राइंग संबंधी कुशलताओं का विकास करना, जीवन की व्यवहारिक समस्याओं के समाधान में गणित के ज्ञान तथा कौशलों का उपयोग करना, विश्लेषण, सोचने समझने, कारण बताने तथा तर्क करने की योग्यताओं का विकास करना, गणितज्ञ ललिताओं तथा समस्या समाधान में उपयोग करके ने की योग्यता का विकास करना, गणित के ज्ञान की अन्य क्षेत्रों में उपयोगिता की सराहना करना, बालक की तकनीकी व्यवस्थाओं के लिए तैयार करना, बालक के मस्तिष्क को एक विशेष प्रकार का अनुशासन प्रदान करना, वैज्ञानिक तथा वास्तविक दृष्टिकोण विकसित करना। ये कुछ सामान्य उद्देश्य हैं
गणित शिक्षण के उद्देश्यों। अब हम देखते हैं प्रांत उद्देश्य। प्रांत उद्देश्यों का क्या अर्थ है? प्रांत उद्देश्य वह माध्यम है जिसकी सहायता से उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। ठीक है, प्रांत उद्देश्य वह उद्देश्य जिससे हम अपना एम की प्राप्ति कर सकते हैं। अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति या समाज सबसे संबंधित क्रियाओं को छोटी छोटी क्रियाओं में विभाजित कर लेता है और क्रमानुसार इन छोटी छोटी क्रियाओं को पूरा करता जाता है। अंत में वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, एम्स को पूरा करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट्स की बहुत ज़रूरत होती है। ठीक है, अंत यह कहा जा सकता है कि एक उद्देश्य की प्राप्ति में जिन छोटी छोटी बातों का सहारा लेना पड़ता है उसको उस उद्देश्यों के प्रांत उद्देश्य कहते हैं। एक उद्देश्य के लिए कई प्रांत उद्देश्य हो सकते हैं। जैसे कि मान लो हमें टीचर बनना है। टीचर बनने के लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए? सबसे पहले हमें 12th 10th करनी है, फिर 12th करनी है, फिर ग्रेजुएट करनी है, फिर उसके बाद बीएड करनी है। उसके बाद तो हम टीचर बनेंगे। और उन सब चीज़ को करने के लिए जो हमें सामग्री का यूज़ हुआ है, जो जो हमारे छोटे छोटे उद्देश्य, छोटी छोटी चीज़ें हमने पूरी करी हैं, उसको हम प्रांत उद्देश्य कह सकते हैं। ठीक है, उद्देश्य एवं प्रांत उद्देश्यों को इस उदाहरण द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। एनसीईआरटी की परीक्षा एवं मूल्यांकन नामक दस्तावेज के अनुसार प्रांत अनुसार वह वस्तु है जिसकी दिशा में कार्य किया जा सकता है। एक सुनियोजित परिवर्तन है जिसे किसी क्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है तथा जिसके लिए हम कार्य कर सकते हैं। उद्देश्य जो हैं ये दो प्रकार के होते हैं: एजुकेशनल ऑब्जेक्ट्स, शैक्षिक उद्देश्य। शैक्षिक उद्देश्य अधिक व्यापक होते हैं। इनकी प्रकृति दार्शनिक होती है। इस प्रकार शैक्षिक उद्देश्यों का आशय बालकों में होने वाले उस परिवर्तन से है जो शैक्षिक क्रियाओं द्वारा सुनियोजित ढंग से लाया जा सकता है। इसकी प्राप्ति छात्र के संपूर्ण शैक्षिक जीवन अर्थात मिलकर इस माध्यमिक स्तर से उच्च स्तर की शिक्षा व्यवस्था द्वारा की जा सकती है। डॉक्टर डी.वी. ब्लूम के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों की सहायता से केवल पाठ्यक्रम की रचना और अनुदेशन के लिए निर्देशन ही नहीं दिया जा सकता, अपितु यह मूल्यांकन की प्रविधि के विशिष्टीकरण में भी सहायक होते हैं। दूसरा है शिक्षण उद्देश्य, टीचिंग ऑब्जेक्ट्स। शिक्षण उद्देश्य सुसंचित होते हैं तथा इनकी प्रकृति मनोवैज्ञानिक होती है। शिक्षण की युक्तियों तथा बहु रचनाओं के लिए यह अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। इनकी सहायता से ही शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। पॉइंट इज नोटेड। इसकी सहायता से ही शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। अध्यापक अपने शिक्षण तथा सीखने की उद्देश्यों का निर्धारण सरलता से कर सकता है। इनकी प्राप्ति विद्यालय में निर्धारित एक कालांश में ही की जा सकती है। शिक्षण उद्देश्यों का संबंध उन वांछित व्यवहारिक परिवर्तनों से होता है जिनका क्षेत्र सीमित, निश्चित तथा विशिष्ट होता है। इसीलिए शिक्षण उद्देश्यों को व्यवहारगत पर्याप्त उद्देश्य भी कहते हैं। शिक्षण उद्देश्यों का संबंध प्रत्यक्ष रूप से अधिक प्रक्रिया से होता है तथा ये सुपरिभाषित, निश्चित, स्पष्ट, विशिष्ट तथा मापने योग्य होते हैं, जिससे इनकी प्राप्ति सुगमता से की जा सकती है। ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, सीखने के अनुभव तथा शिक्षण को दिशा निर्देशन प्रदान करते हैं, साथ ही संपूर्ण शिक्षण संरचना को आधार प्रदान करते हैं, जिसके कारण अनेकों शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षण उद्देश्यों को अनुदेशात्मक पर्याप्त उद्देश्यों के नाम से भी संबोधित किया है। अब बात करते हैं शिक्षण उद्देश्यों के वर्गीकरण की। उद्देश्यों के वर्गीकरण में प्रत्येक पक्ष का विस्तार प्रस्तुत किया गया है। उद्देश्यों का यह वर्गीकरण क्रमबद्ध रूप से होता है, जिसे चढ़ाव क्रम भी कहते हैं। चढ़ाव क्रम से उद्देश्यों के क्रम की जानकारी होती है। एक अध्यापक शिक्षण करने के लिए इस क्रम का अनुसरण करता है। उद्देश्यों के इस वर्गीकरण को ही शिक्षण उद्देश्यों का चढ़ाव क्रम कहते हैं। निम्नलिखित सारणी द्वारा शिक्षण उद्देश्यों के वर्गीकरण को प्रस्तुत करते हैं। देखो, ये होता है 3 उस पक्ष में बांटा गया है इसको: ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, मनोवैज्ञानिक या क्रियात्मक पक्ष। ज्ञानात्मक पक्ष में 6 वर्ग होते हैं: ज्ञान, बोध, ज्ञानोपयोग या प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। एंड भावात्मक पक्ष आग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, प्रतिकरण, व्यवस्थापन, चरित्र निर्माण। क्रियात्मक पक्ष में उद्दीपन, कार्य करना, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण, आदत निर्माण। अब हम उद्देश्य तथा प्रांत उद्देश्य में अंतर डिस्कस करेंगे। देखते हैं। नंबर 1, उद्देश्यों का क्षेत्र व्यापक तथा असीमित होता है, वहीं प्रांत उद्देश्यों में उनका क्षेत्र संकुचित या सीमित होता है। उद्देश्य अवधि दीर्घकालीन होती है, प्रांत उद्देश्य अवधि अल्पकालीन या तत्कालीन होती है। उद्देश्य अस्पष्ट तथा अनिश्चित होते हैं, प्रांत उद्देश्य निश्चित तथा स्पष्ट होते हैं। उद्देश्य प्राप्ति में विद्यालय, समाज तथा संपूर्ण राष्ट्र जिम्मेदार होता है।
प्रांतीय उद्देश्य प्राप्ति की जिम्मेदारी शिक्षक की ही होती है। उद्देश्य प्राप्ति का मापन एवं मूल्यांकन संभव नहीं है, परंतु प्रांतीय उद्देश्यों का मापन एवं मूल्यांकन किया जा सकता है। उद्देश्य संबंध शिक्षा तथा भविष्य से होता है। एंड प्रांतीय उद्देश्य यह शिक्षा में निहित होते हैं तथा शिक्षण से संबंधित होते हैं। उद्देश्य प्रांतीय उद्देश्यों समेत होते हैं। उद्देश्यों में प्रांतीय समेत उद्देश्य समहित होते हैं, परंतु प्रांतीय उद्देश्य का ही एक भाग है। ये इसके कुछ उद्देश्य होते हैं।